हेलो एवरीवन। आज जो पढ़ने वाले हो बायोएनर्जेटिक का पार्ट नंबर 2 है। बोलो तो बायोएनर्जेटिक का सेकंड वीडियो है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने ये जाना कि बायोएनर्जेटिक होता क्या है। तो बायोएनर्जेटिक क्या होता है, इस चीज़ को मैं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में इस चीज़ को मैंने पिछले वाले वीडियो में ही डिफाइन कर दिया है। अब हम आज बायोएनर्जेटिक के अंदर कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे फ्री एनर्जी क्या होता है, गैस फ्री एनर्जी, कुछ रिएक्शंस हैं, और हमारा बोले तो एंथैल्पी, एंट्रोपी, और बोले तो फ्री एनर्जी में क्या रिलेशनशिप है, इस चीज़ के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। अब अगर हम उस चीज़ को डायरेक्ट पढ़ने की कोशिश करें, मतलब डायरेक्ट उस टॉपिक को पढ़ने के लिए जाएं, तो आपको वो चीज़ समझ में नहीं आएगा, सब ऊपर छूट जाएगा, कुछ पल्ले पढ़ने वाला नहीं है। तो उस चीज़ को पढ़ने से पहले आपको 4 टॉपिक, मतलब बोले तो ये 4 चीज़ों का ज्ञान होना जरूरी है। जब ये 4 चीज़ें आप जान जाएंगे, उसके बाद वो पढ़ने जाएंगे, आपको वो टॉपिक बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान भाषा में वो चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो उस मेन टॉपिक को पढ़ने से पहले हम ये 4 टॉपिक को पढ़ते हैं। तो चाहिए पहले वो 4 टॉपिक है क्या। पहला चीज़ है इंटरनल एनर्जी क्या होती है, दूसरा फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स क्या होता है, थर्ड एंथैल्पी क्या होता है, फोर्थ एंट्रोपी क्या होता है। ये 4 चीज़ों के बारे में पढ़ना होगा। अब तो चलिए आइए वन बाय वन सब चीज़ों को हम डिफाइन कर देते हैं। इंटरनल एनर्जी क्या होती है, तो देखो कोई भी हमारा सब्सटेंस हो, कोई भी पदार्थ हमारा हो, जाहिर सी बात है वो मॉलिक्यूल्स बोले तो अणुओं से मिलकर बना हुआ है। तो चलो हम मान लेते हैं गैस की बात करते हैं। और मान लो ये कुछ सिलेंडर है, सिलेंडर में हमने कोई गैस भर दिया है। ठीक है, हमने सिलेंडर लिया, सिलेंडर में क्या कर दिया, गैस भर दिया। तो देखो हमारा अगर ये सिलेंडर है, सिलेंडर में गैस भरा है, तो गैस जो है, गैस के मॉलिक्यूल्स भी होंगे, और गैस के मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी होती है। आप कहोगे कैसे, तो अभी आप तुरंत यहाँ से अगर ढक्कन हटा दो, अगर मान लो इस पर ढक्कन लगा हुआ है, अब इसको ढक्कन को हटा दो, तुरंत गैस ऊपर पूरा बिखर जाएगा, हर जगह दौड़ने लगेगा इधर उधर। तो अगर किसी चीज़ के अंदर एनर्जी, मतलब हमारे अंदर एनर्जी नहीं होगी तो हम इसे गिरने जाएंगे, अगर हमारे अंदर एनर्जी नहीं तो हम यहाँ से वहाँ नहीं ना जा पाएंगे, तो हमारा मॉलिक्यूल तो इधर उधर भागने लगेगा। इसका मतलब प्रूफ होता है कि इसके अंदर एनर्जी होती है। तो हम पदार्थ के, मतलब बोले तो जो हमारे गैस के अंदर जो हमारे मॉलिक्यूल्स है, मतलब बोले तो जो अणु है या बोले तो जो मॉलिक्यूल्स है, इसकी इस एनर्जी को ही हम बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। समझा। तो इंटरनल एनर्जी कुछ और नहीं, मतलब बोले तो मॉलिक्यूल्स की एनर्जी को ही हम क्या बोलेंगे, इंटरनल एनर्जी। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट, इंटरनल एनर्जी क्या होता है, आई थिंक आप समझ गए। अब इसके बाद आता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होता है, अब ये जानने की कोशिश करते हैं। तो सुनो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है, देखो ये इसी चीज़ पे बेस्ड है। जैसे आपको मान लो सरकार, हम मान लो गांव के प्रधान हैं, तो सरकार हमको कुछ पैसा दे, तो पैसा देगा तो हम क्या करेंगे, कुछ पैसा अपने लिए रख लेंगे, अपने खर्चे के लिए, और कुछ पैसा क्या करेंगे, हम काम के लिए लगा देंगे, गाँव के विकास के लिए। ठीक यही सेम कॉन्सेप्ट हमारा इस पे बैठता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पे बैठता है। क्या है, सुनो, बोलता है फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है कि अगर मान लो आपके पास कोई थर्मोडायनामिक सिस्टम हो, मतलब जैसे मान लो कोई, फिर वही सिलेंडर है, सिलेंडर में हमने कोई गैस भर दिया, तो बोलता है फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है कि फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स कहता है कि अगर इस थर्मोडायनामिक सिस्टम को आप कोई हीट दो, बाहर से कोई क्या करो, आप कोई हीट दो, या बोले तो कोई आप इसको बाहर से एनर्जी दो, तो हमने चलो मान लो बाहर से एनर्जी दिया क्यू। तो बोलता है जो आपने एनर्जी बाहर से दिया ये क्यू, ये क्या करेगा, एनर्जी लेगा, एनर्जी लेके क्या करता है, ये अपन जैसे आपसे एनर्जी लेगा, मतलब ये क्यू एनर्जी जैसे ही लेगा, ये कुछ लेने के बाद कुछ एनर्जी अपने रख लेगा अपनी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने के लिए। क्या बोलता है कि आपसे ये हीट तो लेगा और लेने के बाद कुछ एनर्जी को रख लेगा अपनी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने के लिए, और कुछ खर्चा कर देगा, मतलब बोले तो काम कर देगा, मतलब कुछ खर्चा कर देगा काम करने में। ठीक है, जैसे इसके ऊपर अगर हम एक गुब्बारा लगा दें, ऐसे वो गुब्बारा ऊपर अगर हम लगा दें तो काम क्या होगा, अगर यहाँ पे हम गुब्बारा लगा दें और नीचे से हीट दे दें, थोड़ी देर बाद देखो गुब्बारा हमारा क्या होगा, फूल जाएगा। तो यहाँ पे क्या काम किया इस थर्मोडायनामिक सिस्टम ने, इस थर्मोडायनामिक सिस्टम ने ये काम किया कि गुब्बारे को क्या किया, फुला दिया। ठीक है, या इसके ऊपर कोई पिस्टन रख दो, पिस्टन रख दोगे तो थोड़ी देर बाद देखो तो पिस्टन हमारा ऐसे ऐसे वाइब्रेट यहाँ से बोले मूव करने, जैसे आप अंडा उबालते हो, अंडा को अब अगर आप अंडा उबाल रहे हो, अंडा उबालो ऊपर से तस्तरी रख दो, तस्तरी देखोगे कुछ देर गर्म होने के बाद लगता है आवाज़ देने। तो वही चीज़ यहाँ पे हमारा जो पिस्टन होगा वो भी हमारा क्या करने लगेगा थोड़ी देर में, अब वाइब्रेट करने। बहुत ही मामूली होता है, बहुत ही छोटा होता है, ज़्यादा बड़े लेवल पे ये काम नहीं होता है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या कि बोला इसने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये कहता है कि अगर आपने इसको एनर्जी दिया, तो जो हमने मान लो इसको एनर्जी क्यू दिया है, तो क्यू एनर्जी जो ये लेगा, लेने के बाद क्या करेगा, ये यही क्यू एनर्जी में से कुछ एनर्जी अपनी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने के लिए रख लेगा, और कुछ काम करने में खर्च कर देगा। अगर काम करने में खर्च नहीं करेगा तो कुल अपने इंटरनल एनर्जी के लिए रख लेगा। जैसे वही चीज़, जैसे सरकार ने मुझे पैसा दिया, अगर हम चाहें तो गाँव के विकास के लिए ना लगाएं, कुल पैसा अपने पास ही रख ले। तो वही चीज़ कॉन्सेप्ट यहाँ पर है।
तो मान लेते हैं इंटरनल एनर्जी में जो इंक्रीमेंट मतलब अपने इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने के लिए जो पैसा रखा हुआ है, या बोले तो एनर्जी जो रखा हुआ है इसने, वो हमारा डेल्टा ई है। और हमने क्यू एनर्जी में से कोई कितना इंक्रीमेंट के लिए रख लिया, डेल्टा ई प्लस, और कुछ कहाँ खर्च करते रहे, काम डब्ल्यू। मतलब यही हमारा क्या कहता है, यही हमारा क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यही चीज़ कहता है कि आपने जो उसको एनर्जी दिया क्यू, वो कुछ रख लेगा अपने इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने के लिए और कुछ खर्च कर देगा डब्ल्यू, काम खर्च करने में। ठीक है, अगर डब्ल्यू हमारा ये काम मतलब बोले तो गुब्बारे को अगर ना फुलाए, अगर गुब्बारा है गुब्बारे को ना फुलाए तो डब्ल्यू बराबर 0, तो मतलब टोटल उसने क्या कर लिया अपना, टोटल जो उसने एनर्जी दिया कुल कहाँ रख लेगा अपने लिए, इंटरनल एनर्जी के लिए रख लेगा। ठीक है, तो हमारा ये बेसिक कॉन्सेप्ट था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। अब आप ये जान गए, इस चीज़ को जानने के बाद हम थर्ड चीज़ जानते हैं, एंथैल्पी। एंथैल्पी क्या होता है, तो सुनो, एंथैल्पी को बहुत लोग सोचते हैं एनर्जी होता है। देखो, इट इज सिमिलर टू एनर्जी बट नॉट द सेम लाइक एनर्जी। मतलब इसको आप एनर्जी नहीं बोल सकते, इट इज सिमिलर टू एनर्जी, एनर्जी की सिमिलर है, बट आप ये कहो कि ये एनर्जी है, ये गलत बात है। देखो क्या होता है एंथैल्पी, सुनो, जैसे मान लो आपके पास कोई सब्सटेंस है ए, आपने इसका रिएक्शन किया, रिएक्शन करने के बाद बना रहे हो बी। तो जाहिर सी बात है, जब कोई भी रिएक्शन होता है तो उसमें दो चीज होती है, या फिर हमारा क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगा, या फिर एनर्जी क्या होगा, ऐड होगा उसमें। ठीक है, इस सब्सटेंस अगर कोई भी रिएक्शन हो रहा है, ए से कोई चीज बी बन रही है, तो उसमें एनर्जी रिलीज होती है, निकलती है, या एनर्जी उसमें क्या होती है, ऐड होती है। तो अगर कोई पूछ दे कि भैया बताओ ए से बी तो बना, लेकिन कितना एनर्जी निकला, कितना एनर्जी रिलीज हुआ, मतलब कितना अमाउंट ऑफ हीट तो मैंने बोला तो वहां पे निकला हुआ है, अगर कोई पूछ दे तो उसी चीज को कैलकुलेट करना ही एंथैल्पी कहलाता है हमारा। मतलब एंथैल्पी क्या है, एंथैल्पी कुछ और चीज नहीं बल्कि किसी रिएक्शन में जो हमारी एनर्जी रिलीज हुई है या जो एनर्जी ऐड हुई है उसको कैलकुलेट करना ही हमारा एंथैल्पी कहलाता है। ठीक है, एंथैल्पी को हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है एच इक्वल टू ई प्लस पी भी। ठीक है, एच एंथैल्पी, ई फॉर इंटरनल एनर्जी, पी फॉर प्रेशर ऑफ दैट थर्मोडायनेमिक सिस्टम, वी फॉर वॉल्यूम। अगर आपको ये इतना टर्म्स पता हो तो आप एंथैल्पी आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारा एंथैल्पी, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है जिसका नाम है एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या होता है, सुनो, अगर हम एंट्रोपी को एक वर्ड में समझाने की कोशिश करें तो एंट्रोपी का मतलब होता है रैंडमनेस। रैंडमनेस का मतलब कोई चीज एकदम बिखरी पड़ी हो, मतलब कि रैंडमनेस का मतलब क्या होता है, कोई चीज एकदम बिखरी पड़ी। जैसे एग्जांपल के लिए आपसे बता रहे हैं आपको, जैसे मान लो कोई बर्तन है और इस बर्तन में मैंने कुछ सामानें रखी हुई है समझाने के लिए। और एक ये और बर्तन है, ठीक है, तो इसमें से बताओ कौन सी चीज ज्यादा बिखरी हुई आकृति लग रही है आपको। ये वाली आकृति आपको ज्यादा बिखरी हुई, क्योंकि इसमें जो हमारा अरेंजमेंट है ये बहुत ही उल्टा फुल्टा है, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी ऐसे कभी ये। लेकिन यहाँ पे देखो एक क्रम है, ऐसे 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 बना हुआ है। ठीक है, मतलब कि हमने क्या बताया, एंट्रोपी का मतलब कोई चीज जितना ज्यादा रैंडमनेस, मतलब एंट्रोपी का मतलब क्या, रैंडमनेस, मतलब एकदम बिखरी हुई। तो बिखरी हुई आकृति कौन है, ये, मतलब इसकी एंट्रोपी क्या होगी, ज्यादा होगी इसकी तुलना में। ठीक है, अब हमको ये बताइए कि अगर हम आपके सामने एक बर्तन ले और उस बर्तन में मान लो गैस भर दें और इसमें हम लिक्विड भर दें और इसमें हम सॉलिड भर दें, तो बताओ किसकी एंट्रोपी सबसे ज्यादा होगी। तो देखो, गैस के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो पूरी तरह से इधर उधर बिखरते रहते हैं, इधर उधर भागते रहते हैं, इनको बस जगह चाहिए भागने के लिए। अभी तुरंत ऊपर का ढक्कन खोलो तो भाग जाएंगे इधर उधर। तो हमारे गैस लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो तो अपनी जगह पर रहते हैं, मतलब बोले तो हमारा जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स है न सॉलिड और गैस, मतलब गैस की तरह इतना ज़्यादा उड़ने वाले भी नहीं है, लेकिन सॉलिड की तरह एक जगह शांत बैठने वाले भी नहीं है। मतलब ये अपना, मतलब इन दोनों के बीच का बोले तो कैसे मीडिएटर, मतलब ना तो बहुत ज़्यादा उड़ेंगे और ना ही बहुत ज़्यादा शांत बैठेंगे। सॉलिड जहाँ बैठा दो उसी जगह बैठा रहेगा उसका मॉलिक्यूल्स। अब तो देखो इसमें बहुत ज़्यादा हमारे जो गैस के मॉलिक्यूल, जैसे हमारा गैस है, गैस के जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं, हमारा ये क्या होगा, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होंगे, हमारा जो सॉलिड होगा वो तो सॉलिड का मॉलिक्यूल्स होगा।
तो बोला देखो जो हमारे गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे वो उनका बोले तो रैंडमनेस, मतलब उनके जो गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या बहुत ज़्यादा इधर उधर उड़ने वाले होंगे, मतलब उसमें रैंडमनेस की क्वालिटी बहुत ज़्यादा होगी। तो बोल सकते हो गैस में की एंट्रोपी सबसे ज़्यादा होगी, फिर लिक्विड की एंट्रोपी सबसे ज़्यादा होगी, फिर सर लास्ट में सॉलिड, मतलब सॉलिड की सबसे कम होती है एंट्रोपी। तो एंट्रोपी का मतलब रैंडमनेस, कोई चीज़ जितना ज़्यादा बिखरा हो तो जाहिर सी बात है गैस के जो मॉलिक्यूल्स होंगे बहुत ज़्यादा इधर उधर भागने की कोशिश करेंगे, बिखर रहे होंगे, इसलिए इसका रैंडमनेस, इसका बोलते हैं एंट्रोपी सबसे ज़्यादा होगा। फिर लिक्विड में थोड़ा सा कम होता है, इसकी तुलना में कम होता है, तो इसकी एंट्रोपी इससे तो कम होगी लेकिन इससे तो ज़्यादा ही होगी। तो इसकी एंट्रोपी क्या होगी, थोड़ी सी ज़्यादा होगी लिक्विड की। सॉलिड की सबसे कम, क्योंकि सॉलिड को जहाँ उठा के जहाँ रख दोगे मॉलिक्यूल्स के, उसके मॉलिक्यूल उसी जगह पड़े रह जाते हैं, कहीं इधर उधर भागने वाले नहीं। तो इसकी एंट्रोपी सबसे ज़्यादा कम। अब हमारा ये टॉपिक तो कंप्लीट हो गया बायोएनर्जेटिक का, मतलब ये जो टॉपिक हमने समझाने के लिए बोला था, ये 4 टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। तो हम थोड़ा सा हट जाते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम फिर से आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अपने लास्ट बोले तो मेन टॉपिक, जिसका नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री एनर्जी, गिव्स फ्री एनर्जी, एक्सरगोनिक एंड इंटरगोनिक रिएक्शन, और फिर हमारा रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा जी, डेल्टा एच, डेल्टा एस में क्या रिलेशनशिप होता है, इन सब चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इससे पहले जो हमने पढ़ा वो इस टॉपिक को समझने के लिए हमने पढ़ा था, कि उस टॉपिक को पढ़ लेंगे फिर उसके बाद ये पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो चलिए 1 बाय 1 सबको डिफाइन करते हैं। तो पहली चीज़ कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री एनर्जी। तो फ्री एनर्जी क्या होती है? तो फ्री एनर्जी क्या होती है, सुनो। जैसे कोई भी इंसान हो या कोई भी एनिमल हो, उसके अंदर से एनर्जी हमेशा रिलीज होती रहती है। देखो विल्सन गिब्स ने बताया कि कोई इंसान हो या कोई भी एनिमल्स हो, उसके अंदर से एनर्जी हमेशा क्या होती है, रिलीज होती रहती है, चाहे हम कुछ करें या ना करें। हमारे अंदर से एनर्जी, हमारे शरीर से जो एनर्जी होगी लगातार, वो कभी न धीरे 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 क्या हो रही है, कम हो रही है, मतलब बोले तो निकल रही है। इस रिलीज हुई एनर्जी को ही हम बोलते हैं, जो एनर्जी रिलीज हो रही है इसी को बोलते हैं हम क्या, फ्री एनर्जी। इसी को हम बोलते हैं फ्री एनर्जी। तो फ्री एनर्जी मतलब बोलते तो रिलीज हुई एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, हम फ्री एनर्जी के नाम से जानते हैं। इसको विल्सन गिब्स ने बताया था, इसलिए इसको हम गिब्स फ्री एनर्जी के नाम से भी हम इसको क्या करते हैं, जानते हैं। अब ये तो हो गया, लेकिन अब बैटर ये बनता है कि हमारी जो हमारी फ्री एनर्जी है, अब रिलीज तो हो रही है लेकिन कितना रिलीज हो रही है ये कैसे पता चलेगा। तो मतलब बोले तो फ्री एनर्जी को कैसे कैलकुलेट करें, कैसे निकालेंगे, इस चीज को विल्सन गिब्स ने सोचा और तुरंत एक फार्मूला दिया। वो फार्मूला क्या था, सुनो। तो सुनो, फ्री एनर्जी को हम डेल्टा जी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डेल्टा जी बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये हमारा है डेल्टा बोले तो फ्री एनर्जी को निकालने का फार्मूला। इस फार्मूले से निकालते हैं, जहाँ पे डेल्टा एच चेंज इन एंथैल्पी होता है। एंथैल्पी क्या था ये हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया। और डेल्टा एस क्या होता है, बोलते हैं एंट्रोपी, इस चीज़ को भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया। और टी क्या है, हमारा एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है। अगर आपको इन सब चीज़ों की वैल्यू पता हो तो आपको तुरंत फ्री एनर्जी क्या होगी आपको मालूम पड़ जाएगी। अब ये तो हो गया। अब यहाँ पे देखो दो चीज़, यहाँ पे दो कंडीशन पैदा हो रहे हैं। पहली चीज़ क्या है, देखो जैसे ये चीज़ लिखी हुई है, अगर मान लो ये वाला जो पार्ट है इसकी वैल्यू छोटी हो, मान लो इसकी वैल्यू 5 है, और ये वाला जो पार्ट है इसकी वैल्यू बड़ी हो, मान लो 10 है, तो 5 में से 10 घटाएंगे तो बचेगा -5। मतलब अगर ये वाली वैल्यू छोटी हो, ये वाली बड़ी हो, तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। और अगर ये वाली वैल्यू बड़ी हो और ये वाली वैल्यू छोटी हो तो हमारी डेल्टा जी की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पे दो कंडीशन, एक डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो रही है, नेगेटिव हो रही है, एक डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो रही है, पॉजिटिव हो रही है। अब सुनो, तो जिस सिस्टम के लिए, जिस रिएक्शन के लिए हमारा डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है, ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं एक्सर्गोनिक रिएक्शन। और हमारा डेल्टा जी जिस रिएक्शन के लिए हमारा बोले तो ये पॉजिटिव हो जाता है, उसको हम बोलते हैं एंडरगोनिक रिएक्शन। ठीक है, तो ये भी चीज़ क्या होता है, ये भी आई थिंक आप इस चीज़ को भी बहुत अच्छे समझ में, आप इसको बहुत अच्छे लैंग्वेज में समझ गए होंगे। इस रिएक्शन बोलते हैं एक्सर्गोनिक और एंडरगोनिक रिएक्शन को, मतलब बोले तो एक्सर्गोनिक रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, हम कैटाबोलिक रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। इसको हम कैटाबोलिक रिएक्शन के नाम से भी हम क्या करते हैं, जानते हैं। और एंडरगोनिक को हम क्या, एनाबोलिक रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा टॉपिक कि क्या होता है हमारा एक्सर्गोनिक और क्या होता है हमारा एंडरगोनिक रिएक्शन। तो ठीक है, मतलब डेल्टा जी की वैल्यू अगर नेगेटिव हुई तो दैट इज एक्सर्गोनिक रिएक्शन, एंड अगर डेल्टा जी की वैल्यू अगर पॉजिटिव हो गई दैट इज एंडरगोनिक
रिएक्शन। तो ये था हमारा। अब देखो तो उसके बाद है रिलेशनशिप बिटवीन, मतलब बोले तो रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी, डेल्टा एच और डेल्टा एस, इनमें क्या रिलेशन है। तो अभी भी क्या सोचने वाली चीज़ है, जाहिर सी बात है जो हमारा रिलेशनशिप कुछ और नहीं बल्कि यही तो है। देखो ना, डेल्टा जी करो डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, मतलब ये यही रिलेशन होता है। मतलब डेल्टा जी और डेल्टा एच और डेल्टा एस में कुछ और रिलेशन नहीं बल्कि जो गिब्स द्वारा दिया गया इक्वेशन है जो फ्री एनर्जी को निकालने में हेल्प करता है, वही इक्वेशन ये क्या कहलाता है, इसके इन तीनों में रिलेशनशिप पैदा करता है। तो रिलेशन मतलब बोले तो गिब्स ने ये बताया कि कैसे आप फ्री एनर्जी को निकाल सकते हैं, ये दिस इक्वल टू दिस माइनस दिस। अगर आपको ये वैल्यू पता हो तो आप ये वैल्यू पता हो इन दोनों की, तो आप इस चीज़ को सब्ट्रैक्ट करके इस चीज़ को आप आसानी से निकाल सकते हैं। ये था हमारा बहुत ही आसान सा टॉपिक, छोटा सा टॉपिक था, काफ़ी ज़्यादा हार्ड नहीं था, बहुत सिंपल था। बस एक वीडियो और बचा हुआ है जहाँ पे मैं पूरा बायोएनर्जेटिक को पूरी तरह से खत्म कर दूंगा, ठीक है। तो ये हमारा सेकेंड वीडियो था। अब इसके बाद मैं अपना थर्ड वीडियो थोड़ी देर बाद मैं फिर से लॉन्च कर देता हूँ कुछ समय के बाद। तो ये था हमारा छोटा सा टॉपिक जो कि कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम आपसे मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।